सभी स्टूडेंट्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। तो मैं 2 पार्ट जो है वो अपलोड कर चुका हूं। फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमिक लॉस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट में आप पार्ट 1 और पार्ट 2 की भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में इकोनॉमिक लॉ का टॉपिक भी है। 4-5 एमसीक्यू जिसमें से अभी जो जुलाई 2021 में पेपर हुआ था आपका, उसमें आए भी थे। 4-5 एमसीक्यूज आए थे। मैं इसको अपलोड भी कर चुका हूं। मेरी प्लेलिस्ट में आप एमसीक्यू देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं हम इसमें। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टूडेंट, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको वो भी बच्चों की डिमांड पर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप एमसीक्यूज पढ़ने से पहले थोड़ी सी थ्योरी जरूर स्टडी कर लें। तो होता क्या है कि बैंक, वित्तीय संस्थान और मध्यस्थों की जो भूमिका क्या क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग में। अब सरकार ये कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जितने भी बैंक होते हैं या वित्तीय संस्थान होते हैं और मध्यस्थ होते हैं, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनकी भूमिका बहुत ही अहम होती है। तो वो अपने ग्राहकों से सभी वित्तीय लेन देन को अधिनियम के नियमों और प्रावधानों के अनुसार कराना ही निश्चित उन्हें करना चाहिए। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो आपके आधार जो है, आधार कार्ड, वो लिंक होते हैं आपके अकाउंट से। ठीक है, आपके जितने भी बैंकों में अकाउंट है, आधार सभी में है, तो सारा रिकॉर्ड जो है वो पता लग जाएगा। आप छिप नहीं सकता। आपने कितने रुपए निकाले, कितने रुपए जमा किए, तो सारा रिकॉर्ड जो है वो बैंक के पास में आजकल रहता है। और अब तो जो है सरकार वोटर आईडी कार्ड जो है वो भी लिंक करने जा रही है आधार कार्ड से, तो वो भी एक जो है अहम कदम है सरकार का। तो पूंजी बाजार में जितने भी कार्यरत मध्यस्थ होते हैं, यानी कि जितने भी मध्यस्थ लगे होते हैं पूंजी बाजार में, तो इसमें सभी वित्तीय लेन देन को इस अधिनियम के अनुसार करना चाहिए। यानी कि जो भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, सरकार ने ये जो अधिनियम बनाया है इसके अनुसार ही होनी चाहिए और उन सभी का रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। ये सरकार ने नियम बना रखा है। अब अधिनियम के नियम के तहत जो बैंक होते हैं या वित्तीय संस्थान होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, तो सभी जो वित्तीय लेन देन होते हैं उसकी तिथि जो भी है, सरकार ने 5 वर्षों तक ये डिसाइड किया कि आप उसका रिकॉर्ड 5 वर्षों तक रखना आपके लिए जरूरी है। किसी भी कोई भी ऐसा अगर संदेहात्मक लेन देन होता है जिसके सूचना जो है ईडी को यानी प्रवर्तन निदेशालय को देना बहुत जरूरी होता है। यानी कोई ऐसा लेन देन हो जिसके बारे में अगर किसी बैंक को ये शक हो जाए कि ये लेन देन गलत तरीके से हो रहा है, तो बैंक इसको इन्फॉर्म करेगा ईडी को, प्रवर्तन निदेशालय को, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ठीक है, तो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों की पहचान और जो KYC है, नो योर कस्टमर, ठीक है, पूरा नाम, ये एमसीक्यूज भी आया था पूरा नाम इस बार ई कॉमर्स में कि KYC का पूरा नाम क्या होता है। तो हिंदी में तो कहते हैं कि अपने ग्राहक को जाने, और इंग्लिश में कहते हैं नो योर कस्टमर। तो समय समय पर करवाना भी बहुत जरूरी होता है। अब जुर्माना लगाने के लिए निर्देशक को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं सरकार ने, जो डायरेक्टर होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002 की धारा 13 ये कहती है कि जो भी कोई सहायक निदेशक हैं वो दोषी व्यक्ति पर निजी प्राधिकरण या अधिकारी या व्यक्ति या वित्तीय संस्था की शिकायत पर सभी रिकॉर्ड मांग सकते हैं और उनकी गहन जांच भी कर सकते हैं। यदि किसी भी जांच में बैंक या कोई वित्तीय संस्थान होता है या जो मीडिएटर होते हैं, बिचौलिए होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, अगर ऐसा समझा जाए कि उनकी भूमिका सही नहीं है, वो मिले हुए हैं या उन्होंने जानबूझकर कोई गलती की है, वो दोषी हैं, तो निदेशक उनके विरुद्ध जो है दंड की कार्रवाई कर सकता है। और दंड के रूप में उन्हें कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है प्रत्येक विफलता या दोष पर, और जानबूझ तक अगर ये गलती की जाती है तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो एमसीक्यू जिसमें बन सकता है, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, 10,000 रुपए तक तो जुर्माना प्रत्येक विफलता पर। ठीक है, यानी कि अगर उसने 4 दोष किए हैं, अगर 10,000 रुपये लगे तो 40,000 रुपये। और अगर ऐसा ये साबित हो जाए कि उसने जानबूझकर ये गलती करी है या दोष किया है,
वो दोषी पाया जाता तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उससे वसूल किया जा सकता है। अब केवाईसी के क्या क्या नियम होते हैं, जो बैंकों में हम अक्सर जाते हैं या आजकल पोस्ट ऑफिस भी केवाईसी कराने लगा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 नवंबर 2004 को अपने ग्राहकों के लिए केवाईसी के नियम को जारी किया। तो ये भी अपने आप एक एमसीक्यूज है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कब केवाईसी अधिनियम को जारी किया, तो ये है 29 नवंबर 2004 को, है ना। अब इसमें क्या क्या रिजर्व बैंक ने रखा है, क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने जो ग्राहकों की एक पहचान संख्या उससे संबंधित प्रक्रिया, जो कस्टमर आईडी होती है, हर एक बैंक की पासबुक में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कस्टमर आईडी नंबर होता है उनका। अब ग्राहक की स्वीकृति नीति को जानना आवश्यक है। ग्राहकों के जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको मांगना और सुरक्षित रखना, यानी कि पैन कार्ड, पैन नंबर जो होता है ना, आधार कार्ड जो होता है, आपका एड्रेस प्रूफ जो कोई होता है, जब हम बैंक से एटीएम लेते हैं तो वहाँ पे सिग्नेचर उसने करे हैं या नहीं करे, उसकी पासबुक से रिलेटेड जो भी कोई रिकॉर्ड होते हैं तो वो सुरक्षित रखना ये बैंक की जिम्मेदारी है। जितने भी वित्तीय लेन देन होते हैं उनकी निगरानी करना, जितने भी जोखिम और सुरक्षा होते हैं उनको जो है वो भी बैंक या कोई वित्तीय संस्थान उसकी पूरी पूरी सुरक्षा का प्रबंध करेगा। और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में एक श्रृंखला की तरह कार्य करना, ग्राहकों से समय समय पर जानकारी इकट्ठी करना, ये भी काम है। और ग्राहकों को बैंकिंग अधिनियम और मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के संशोधन से संबंधित ग्राहकों को यह बताना या जानकारी देना। अब मनी लॉन्ड्रिंग की जो रोकथाम करनी है, किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, तो इससे रिलेटेड क्या क्या जो है हमें जानना है इसके बारे में। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो हमारे ही देश में नहीं है, अब सभी देशों में तो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। तो विश्व के जितने भी आज देश हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग से परेशान हैं, और चीन जो है वो सबसे अधिक जो है वो ग्रस्त देश है इससे रिलेटेड। तो आपको ये एमसीक्यूज आ सकता है कि वर्तमान समय में मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या सबसे अधिक कौन से देश में है, तो वो चीन में है। अब इस समस्या को रोकने के लिए जितने भी विश्व के प्रमुख राष्ट्र हैं, देश हैं, वो सब एकमत हैं, सहमत हैं। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इस पे एमसीक्यूज आता है, ध्यान रखिएगा पूरा नाम, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में स्थापित किया। ये क्या है, जो FATF है ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी विश्वव्यापी दुष्प्रभावों, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी दुष्प्रभाव हो रहे हैं तो उसका सामना करने के लिए कार्य करना है। क्या क्या कार्य हैं FATF के, तो इसका कार्य ये है कि एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जितनी भी तकनीकी विधियां हैं उनके बारे में पता लगाना, उनकी समीक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर उनको समय समय पर संशोधन करना उसमें, और किसी नई तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या का समाधान करने के लिए जितने भी पिछले वर्षों में सदस्य देशों ने जो भी कोई पहल की है उनकी जांच करना और समीक्षा करना, यानी कि जो जो उपाय दिए हैं सभी देशों ने, तो उन सभी उपायों की जो है एक तरीके से समीक्षा की जा सकती है। जो गैर सदस्य देश हैं उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग पर समय समय पर जागरूक करना और उनको सदस्य बनने के लिए प्रेरित करना। मनी लॉन्ड्रिंग में जितने भी देश इस समय लिप्त हैं जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उन पर दबाव बनाना कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें और आप हमारी सहायता करें। काला धन जो है इसको दुनिया के जितने भी स्टॉक मार्केट हैं, स्कंद विपणी बाजार में, इसको रोकना, इस बात का प्रबंध करना कि ये जो ब्लैक मनी है ये स्टॉक मार्केट में ना जाए। और स्विस बैंकों जैसे बैंकों पर काले धन में लिप्त लोगों की सूची उजागर करने के लिए दबाव बनाना, यानी कि ये रिक्वेस्ट कर रही है FATF स्विस बैंकों से कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्होंने जो स्विस बैंकों में पैसा जमा कर रखा है तो उनके एक लिस्ट दी जाए। वर्तमान समय में FATF मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति का जो है वो गहन अध्ययन भी कर रहा है, परीक्षण भी कर रहा है, अवलोकन भी कर रहा है, मूल्यांकन भी कर रहा है और मजबूत और प्रभावी नीतियों का निर्माण भी कर रहा है, ताकि
मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सारी कोशिशें, सारे प्रयास किया जा सकें। अब क्या क्या होता है, आप बच्चे जानना चाह रहे होंगे आखिरकार मनी लॉन्ड्रिंग से होता क्या है, क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं इसके। देखिए, एक तो ये जो काला धन है, इसकी वजह से करोड़ों रुपए की कर चोरी होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं, जिससे भारत सरकार का जो राजस्व है यानी जो इनकम है उसकी कम हो जाती है, उसको घाटा उठाना पड़ रहा है। सरकारी या जितने भी निजी कार्यालय हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं, उसमें रिश्वत और घूसखोरी का जो है बढ़ता चलन देश की प्रगति को रोकता है। यानी जो काम ईमानदारी हो सकता है, अगर उसको आप रिश्वत देकर के घूसखोरी से करते हैं तो उससे देश की प्रगति जो होती है वो रुक जाती है। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं वो कमजोर होती हैं और डुप्लीकेसी से जो बढ़ता रोजगार व्यापार घाटा है। डुप्लीकेसी मतलब जो पायरेटेड होती है, यानी नकली सामान अगर बनता है तो उससे जो है नुकसान होता है। ठीक है, अब बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में मनी लॉन्ड्रिंग के कारण ये जो घुसपैठ हो रही है बढ़ती जा रही है। गैर कानूनी तरीकों से निवेश करके, इन्वेस्टमेंट करके जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान होता है। स्टॉक एक्सचेंज, स्कंद विपणि में भी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो एक तरीके से बढ़ती जा रही है। जो सोना चांदी का बाजार है उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग के कारण बहुत भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। और गैर कानूनी या अवैध तरीकों से जो महंगी वस्तुएं होती हैं वो कम मूल्य पर जो होती हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, और काले धन का जो बढ़ता हुआ चलन है और सरकार को कर चोरी के रूप में बढ़ता हुआ घाटा, ये सारी चीजें हो रही हैं। और अपराधों में तो आप जानते ही हैं कि वृद्धि हो ही रही है, बढ़ रहे हैं अपराध। जब उन्हें मनी मिलेगी, आतंकवादी संगठन अगर जो है इस मनी का यूज करते हैं तो वो आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब लास्ट टॉपिक है ये इसका कि मनी लॉन्ड्रिंग के कारण जो भी कोई ये दुष्प्रभाव हैं इन्हें रोकने के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार जो है वो रिजर्व बैंक के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002 को सरकार ने बनाया। अब इस अधिनियम के माध्यम से सरकार जो भी कोई दोषी व्यक्ति हैं उनको सजा भी देती है, जेल भी करती है, उन पे अर्थदंड भी लगाती है, उनकी जो संपत्तियां होती है उनको जब्त कर लेती है, उसके बाद उनकी कुर्की करके जो है कठोर कार्यवाही करती है ताकि इस काले धन को रोका जा सके। और सरकार समय समय पर इस अधिनियम को प्रभावशाली बनाने के लिए इस अधिनियम में संशोधन भी कर रही है। सरकार वर्तमान समय में डिजिटलाइजेशन, लेन देन को अधिक बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। आप सभी जानते हैं डिजिटलाइजेशन, आजकल जितने भी ऐप्स से हम ऑनलाइन पेमेंट दे रहे हैं, है ना, चाहे हम पेटीएम से दे रहे हैं, चाहे गूगल ऐप से दे रहे हैं, चाहे फोन पे से दे रहे हैं, तो ये हम ऑनलाइन जो पेमेंट दे रहे हैं, तो ये सारे ऐप जो हैं, जितने भी ऐप हैं, सरकार जो है इसके माध्यम से जनता को डिजिटल भुगतान करने के लिए भी प्रेरित कर रही है। क्योंकि अगर ऑनलाइन पेमेंट होती है, बैंकों में जाती है, तो उसका सारा रिकॉर्ड जो होता है वो सरकार के पास में रहता है। तो व्यूअर्स, ये 3 पार्ट जो है ये मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको इसके बारे में बता दूं। अगर आप इसके बारे में पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग है ना, वो क्लियर हो जाएगा। और डॉक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट पूरा नाम रख लीजिएगा, इसे हम ईडी कहते हैं शॉर्ट में, प्रवर्तन निदेशालय हिंदी में कहते हैं। तो आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू। और ये टॉपिक आपका खत्म है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू।